कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही प्रेशराइज्ड होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब तनावग्रस्त हों इसका ये मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और पूरी स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज ही सिर्फ नहीं लाए हैं बल्कि पढ़ाई में बहुत ही सेंसिटिव के साथ ही बहुत ही वो एक्टिव रहे हैं। हर चीज़ में बहुत मतलब एक सफल सुयोगी स्टूडेंट रहे हैं। इसके बावजूद जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, नीट हो, आईआईटी हो, इसमें सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और टैलेंटेड बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अच्छे बच्चे होने के बावजूद बहुत कम परसेंटेज ऐसे बच्चों का है जो प्रेशराइज नहीं होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मेरी चर्चा का विषय आज कुछ इससे ही संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में मैं डॉक्टर ऋचा पाठक आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है वो है किस तरीके से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके प्रेशर को कम किया जाए। क्योंकि सुयोग्य होते हुए अच्छी मेहनत करने के बावजूद कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, वो वंचित रह जाते हैं। तो आखिर क्या ऐसी कमी रह जाती है या क्या ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा उनकी असफलता को सफलता में बदला जाए? तो कुछ 6-7 ऐसे टिप्स हैं, ऐसे उपाय हैं जिसका उपयोग करते हुए आप टफ से टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रेशराइज फील नहीं करेंगे और अंततः आपको सफलता ही हाथ लगेगी। जैसे उसके लिए नंबर 1 में आता है प्लान योर टाइम टेबल। टाइम मैनेजमेंट कैन मेक ऑल द डिफरेंसेस। आपको अपने टाइम टेबल को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी, ठीक है, आगे की योजना बनानी होगी। इसके लिए आपको सबसे जो अच्छा उपाय है, नियमित मॉक टेस्ट देना बहुत लाभप्रद है। अक्सर आजकल तो जो अच्छे अच्छे कोचिंग होते हैं उसमें हर महीने वो लोग एक्सक्यूज मी मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी में भी जब आप पढ़ाई करते हो तो इस तरह के नियमित मॉक टेस्ट दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके किस विषय का कौन सा टॉपिक कमज़ोर है ये आपको एग्ज़ाम के पहले ही पता चल जाएगा और फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या कौन सा टॉपिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है। तो इस तरीके से रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह देते हुए आप अपने टाइम टेबल को और भी सुनियोजित बना सकते हैं। दूसरा हुआ स्मार्ट स्टडी करने की आदत डालिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, तो मेहनत वाली स्टडी तो करते हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। जैसे पिछले कई साल के जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसको रेगुलर वे में देखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट होते हैं और मुश्किल से 1 या 2% उसके क्वेश्चन आते हैं या कभी कभी नहीं भी आते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर तब ऐसे कंडीशन में जब आप इसको रेगुलरली देखेंगे तो आप वैसे चीज़ों को ज़्यादा समय देंगे, मेहनत करेंगे, जिससे अधिक से अधिक टॉपिक्स कवर हो सके। इस तरीके से आप स्मार्टली अपनी स्टडीज़ को कर सकते हैं और बहुत सारे इस तरह से उपाय होंगे जिसके द्वारा आप मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं। अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ भी इस तरह के बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। तो जो टिप्स दिए जा रहे हैं उसको आपको सीरियसली करना भी चाहिए, उसको अप्लाई भी करके देखिए। कई बार बच्चों को लगता है कि मैं पूरी तरह गहन अध्ययन कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी पढ़ाई में कमी आ जाएगी। तो नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। गहन अध्ययन और मेहनत तो अपनी जगह पे है ही और वहाँ तक पहुँचते हुए ही आप इस लेवल पे आए हैं कि आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन अब वक्त है स्मार्टली पढ़ाई करने का। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको अपने विचारों को परिवर्तित करके, थोड़ा सा क्रिएटिव करके, थोड़ा सा समझदारी करके अपनी स्टडी को आप ज़्यादा मूल्यवान बना सकते हैं। तीसरा हुआ नियमित ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जो बहुत ही गंभीरता से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो बच्चे लेते हैं
उनकी रूटीन में पढ़ाई 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 और बस पढ़ाई ही होता है। लेकिन कभी कभी ये आपकी मानसिक क्षमता में कमी ला देता है, क्योंकि आपके ब्रेन में ज़रूरत से अधिक बर्डन पड़ने लगता है, आप स्ट्रेस्ड होने लगते हैं। तो कोई या लगातार एक ही चीज़ करते करते मोनोटोनियस फील होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आप पढ़ रहे हैं तो पढ़कर वो चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं होंगी, बजाय इसके कि आप बीच में छोटा सा ब्रेक लें। अगर आप छोटा छोटा ब्रेक लेते हैं तो ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, पढ़ाई की समझ को बढ़ाएगा। एक ही चीज़ अगर हम 2-3 घंटे तक लगातार पढ़ रहे हैं, तो जब हमने शुरुआत की थी जितना इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे, जितनी दिमाग में बातें समझ में आ रही थी, लगातार 2-3 घंटे होते होते उसकी क्षमताएं कम होने लगती हैं। कोई मशीन को भी अगर आप लगातार चलाएंगे तो क्या होगा, तो मशीन को भी ठंडा करने के लिए ब्रेक देना होता है ना, उसी तरीके से अपने दिमाग को भी थोड़ा सा ब्रेक देना ज़रूरी है। और इस ब्रेक में आप छोटा सा नैप ले सकते हैं, कोई मनपसंद म्यूज़िक सुन सकते हैं, डीप ब्रेथ ले सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर टहल सकते हैं, या किसी से इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ही सही, भले ही वो 15 मिनट का ब्रेक हो या आधे घंटे का हो। अगर जब टाइम बहुत कम बचा तो कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर बीच में लेना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि उस ब्रेक के बाद जब आपने दोबारा से पढ़ाई शुरू की है तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपकी समझ में आ रहा है और आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई कर लीजिएगा तो उससे बहुत दिमाग शार्प हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दिमाग भी शरीर का एक अंग है, और जैसे शरीर के किसी भी अंग को ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो थकान महसूस होती है। तो दिमाग अगर थक जाएगा तो समझिए क्या। तो इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन भी ज़रूरी है। सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठना ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे रात भर जाग के पढ़ते हैं और जब जागने का समय होता है सो जाते हैं, तो ये सबसे गलत। और इस चीज़ का वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, रात में शांति से मुझे पढ़ाई समझ में आती है। आपने जैसा पैटर्न बनाया है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आप इस पैटर्न को चेंज कर देंगे, क्योंकि प्रकृति ने भी रात सोने के लिए और दिन करने के लिए बनाया है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग कर लीजिए। अगर आपके आसपास कोई नेचुरल जगह है जहाँ पेड़ पौधे हों, पार्क हो, नदी हो, तो वॉकिंग कर लीजिए। 5 मिनट का ही सही मेडिटेशन या ध्यान कीजिए। अगर योगा का 1-2 भी योग मुद्रा आप जानते हो तो कर लीजिए। कुछ भी नहीं जानते हो तो आँख मूंद के डीप ब्रेथ लीजिए, छोड़िए धीरे धीरे, ऐसा 10 बार कीजिए, बहुत रिलीफ होगा। तो इस तरीके से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद फिटनेस को बनाए रखने के लिए हेल्दी डाइट लीजिए, हेवी डाइट मत लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, लिक्विड लीजिए, और ऐसा सुपाच्य भोजन कीजिए जिसको पचने में दिक्कत ना हो, हेवीनेस फील ना हो, एसिडिटी ना हो। तो इस तरीके से खान पान करेंगे तो ना सिर्फ ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, आपके कंसंट्रेशन पावर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। आप जल्दी थकान महसूस नहीं करेंगे, और मन में ठाना है कि आज ये टॉपिक ख़त्म करना है तो आप आराम से उस टॉपिक को ख़त्म करके ही उठ पाएंगे। 5वां, पर्याप्त नींद लें, जिसके विषय में थोड़ी सी बात मैंने अभी कही। पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे जब एग्ज़ाम के दबाव में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, नींद को ही अवॉइड करते हैं, सारी रात जाग के पढ़ते हैं और फिर दिन के समय सोते हैं। और कुछ बच्चे तो दिन में भी नहीं सो पाते हैं। रात सोने के लिए और दिन करने के लिए बनाया, जैसा कि मैंने अभी भी कहा है। रात का समय अगर आप प्रॉपर्ली सोना चाहते हैं, ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स करना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए कि कम से कम 6-7 घंटे रात की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप रात में सोएंगे तो आपकी पढ़ाई पीछे हो जाएगी। अर्ली मॉर्निंग उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उस समय से पढ़ाई शुरू कीजिए, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और ज़्यादा बढ़िया होगा। इसके अलावा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो है
कॉम्परेटिव स्टडी, हम लोग हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ये गंदी आदत पड़ गई कि आप तुलना करें कि अरे उसने इतना अच्छा से तैयारी की है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या उसने इतने परसेंटेज लाए, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से करूँगा, इस तरह तरह की बातें आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने आत्मविश्वास को हिलने नहीं देना है, कमज़ोर पड़ने नहीं देना है। तो धीरे धीरे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन बंद कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। अतः दूसरों की तुलना अपने से करना कोई मतलब ही नहीं है। आपकी अपनी क्वालिटी है, आपकी अपनी क्षमता है, तो आप अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी क्वालिटी को पहचानें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उसके मद्देनज़र ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करें, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। 7वां, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विशेषज्ञों से मदद लें। ये सारे उपाय आप कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं, फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर कम नहीं हो रहा है, आप बहुत तनावग्रस्त हैं। जब तक आप लगातार तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान या जैसे आप पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ते समय भी और कुछ को उसके बाद जैसे ही उठे लगता कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और करना चाहिए, मैं निकाल पाऊँगा कि नहीं, इतने लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऑल ओवर इंडिया के हैं और सारे टैलेंटेड हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा, ये सारे विचार आपके दिमाग में घूमने शुरू हो जाते हैं। या एक पहली बार आपने एग्ज़ाम बड़े कॉन्फिडेंस से दिया हो, आपको पूरा विश्वास था आप कर पाएंगे, लेकिन आपने नहीं किया, दूसरे तीसरे चांस में आपको बार बार ये बातें परेशान करती है कि नहीं मैं कर नहीं पाऊँगा या पिछली बार की तरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप इतने जो मैंने अभी तक उपाय बताया उन सब का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी आप पूरे प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को प्रेशर से मुक्त रखें, अपने आप को स्ट्रेस ना होने दें, लेकिन इसके बावजूद हो रहे हैं। तो अंतिम प्रयास है विशेषज्ञ से सलाह दें, किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी काउंसलर से जाके मिलें, वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, वो आपको ऐसी थेरेपी देंगे जिससे आपका कॉग्निशन जो है निगेटिव से पॉजिटिव में आएगा। जैसे था ना, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, जामवंत ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई। तो वही काम काउंसलर करते हैं, वही काम थेरेपिस्ट करते हैं। आपको ही आपसे परिचय कराया जाएगा और जब आपको अपनी क्षमता का एहसास होगा तो आप ज़्यादा सकारात्मक रूप से अपने एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। सिर्फ तैयारी ही नहीं करेंगे, सक्सेसफुली आप एग्ज़ाम देंगे और आपको सफलता मिलेगी, आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, लाइक शेयर कीजिए। अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग या आपके काम की चीज़ों को लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।